नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों और दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके एसएससी एमटीएस के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की दोस्तों कोशिश की गई है और दोस्तों यह वीडियो सभी प्रकार के जनरल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं दोस्तों। एसएससी के एग्जाम के लिए खासकर यह वीडियो है। आप चाहे तो किसी भी स्टेट के जनरल कंपटीशन एग्जाम के लिए यह वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सेलेक्ट करके लाया गया है। सबसे पहले दोस्तों हम कुछ प्रश्नों को करेंगे, फिर उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के सारे प्रश्नों को करेंगे, फिर इसी प्रकार से अन्य टॉपिक्स को करेंगे दोस्तों, और अंत में आपके लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सिलेक्ट करके लाया गया है दोस्तों, जहां से आपको यह अंदाजा हो जाएगा दोस्तों कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों हालांकि प्रश्नों की संख्या कुछ कम है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहेंगे। लगातार इसी तरह के टॉपिक्स पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। इसी प्रकार दोस्तों प्रतिदिन आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्नों का वीडियो लाया जा सके और आप दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके। अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के सदस्यों तक, जो भी आपके एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों आपसे पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान, तो आपको बता दें कि मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में। दोस्तों इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को देखने के लिए आप देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न को सेलेक्ट किया गया है। जल का पीएच मान पूछा गया है दोस्तों, जो कि उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों। उसके बाद अगले नंबर पे आपसे पूछा गया है दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों दूध का पीएच मान होता है आपका 6.4 अर्थात 6.4 दोस्तों। उसके बाद सिरके का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो सिरके का पीएच मान होता है दोस्तों आपका 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिरके का पीएच मान 3 होता है। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए आप, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों नींबू के रस की बात करें तो इसका पीएच मान होता है 2.4 दोस्तों। 2.4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। NaCl अर्थात दोस्तों आपका साधारण नमक का दोस्तों पीएच मान पूछा गया है, तो इसका पीएच मान होता है दोस्तों 7। आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद अगले नंबर में पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था दोस्तों, यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सोरेनसन ने। सोरेनसन जी ने सबसे पहले पीएच पैमाने का पता लगाया था, जिसके आधार पर हम लोग क्षारीय पदार्थ और अम्ल पदार्थ के बीच में अंतर कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ पदार्थ उदासीन भी होते हैं। चलते हैं उसके बाद अगले नंबर में। तो दोस्तों यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे दोस्तों याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर पे पूछा गया है अम्लीय घोल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम दोस्तों जिसका पीएच मान होता है उसे अम्ल कहेंगे। प्रश्न के अनुसार दोस्तों सभी चीजों को क्रमागत सजाया गया है, तो आप कंटिन्यू देखते रहिए। उदासीन घोल का पीएच मान पूछा गया दोस्तों, सबसे पहले 7 से कम दोस्तों 0 से 7 के बीच में जिनका पीएच मान रहता है वो अम्लीय पदार्थ होता है। और दोस्तों जिन जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों उदासीन, उदाहरण के रूप में आप जल और नमक को देख लिए। ऊपर में दोस्तों जल और नमक का पीएच मान 7 था। उसके बाद दोस्तों पूछा गया है शराब का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों शराब का पीएच मान आपको बता दें कि 3.5 होता है। 3.5 दोस्तों आप याद रखेंगे। उसके बाद अगले नंबर पे पूछा गया है मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान एवरेज में दोस्तों आप ले सकते हैं 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है दोस्तों। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। 4.8 से लेकर दोस्तों 8.4 तक मानव जो होता है यूरिन का दोस्तों मानव मूत्र का पीएच मान होता है। उसके बाद दोस्तों समुद्र जल का पीएच मान पूछ लिया गया है आपसे। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है, तो समुद्र जल का पीएच मान होता है दोस्तों आपका 8.1 इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद आंसू का पीएच मान दोस्तों, आंसू का पीएच मान होता है 7.4। और दोस्तों ऊपर में बताई गई है कि रक्त का पीएच मान भी 7.4 ही होता है। तो दोस्तों दोनों ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आज का पीएच वैल्यू से दोस्तों अंतिम नंबर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है मानव लार का पीएच मान दोस्तों। मुंह में जो लार ग्रंथि पाई जाती है 3 प्रकार की दोस्तों, मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथि पाई जाती है, आप याद रखेंगे। उनसे निकलने वाले लार का पीएच मान दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, तो आपको बता दें 6.5 से लेकर 7.5 तक लार का पीएच मान होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि पीएच से सभी कंफ्यूजन आपके दूर हुए होंगे। दोस्तों पीएच वैल्यू से कुछ और बातों को यदि बताना चाहे तो आपको बता दें दोस्तों, इस प्रकार से यदि संख्या रेखा खींचा जाए तो दोस्तों 0 से 14 तक पीएच वैल्यू का मान होता है, जिसके मध्य में दोस्तों 7 रहता है। दोस्तों 0 से 7 के बीच वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं।
अम्ल कहलाते हैं दोस्तों, और 7 में रहने वाले पदार्थ उदासीन कहलाते हैं, जैसे कि आपका जल हो गया। और दोस्तों 7 से 14 के बीच में रहने वाले पदार्थ को क्षार के नाम से जाना जाता है, और इसके जो पता लगाया था दोस्तों सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। तो आशा करते हैं दोस्तों पीएच वैल्यू से आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे। यदि कोई भी डाउट्स रह जाता है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर पूछिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों यह बात भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि दोस्तों अगला वीडियो उसी के अनुसार आ सके। और दोस्तों यदि आपको इस प्रकार से समझाने का तरीका हमारा पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए। आपके कोई भी साथीगण, कोई भी दोस्त या दोस्तों आपके परिवार के कोई भी सदस्य यदि जनरल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों एसएससी की किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने जीके जीएस के बेस को मजबूत करने के लिए दोस्तों उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं अगले नंबर पर। दोस्तों अगले नंबर पर जो आपका टॉपिक आने वाला है दोस्तों मापन यंत्र से आने वाला है। तो प्रश्न आप देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों इस टॉपिक के सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो आपको बता दें बैरोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुमंडलीय दाब के मापन में किया जाता है। दोस्तों काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए सेलेक्ट करके लाया गया है दोस्तों। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। इसे जानने के बाद दोस्तों हम इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो दोस्तों बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख उपकरण एवं उसके कार्य, जैसे कि आपने प्रश्न में दोस्तों उनसे संबंधित पूरे प्रश्नों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। पूछा गया है दोस्तों आपसे स्टेथोस्कोप का प्रयोग दोस्तों किसमें किया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए, हृदय और दोस्तों फेफड़े की गति को सुनने के लिए आप लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो स्टेथोस्कोप दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्टेथोस्कोप आप याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हृदय की गति और दोस्तों फेफड़े की गति सुनने में प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कार्डियोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो हृदय की गति के जांच के लिए दोस्तों, हृदय की गति के जांच के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, कार्डियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद दोस्तों हाइड्रोमीटर का प्रयोग आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों द्रव का अपेक्षित घनत्व के मापन के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके मापन के लिए तो द्रव के अपेक्षित घनत्व के मापन के लिए। उसके बाद दोस्तों अगला नंबर में पूछा गया आपसे मैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए दोस्तों हम लोग मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों पौधों की जड़ों के दाब के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है रेन गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों रेन का मतलब ही होता है वर्षा, अर्थात वर्षा के मापन के लिए हम लोग रेन गेज का उपयोग करते हैं दोस्तों, रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में रिक्टर स्केल का प्रयोग पूछा गया है, जो कि दोस्तों एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और दोस्तों बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको बता दें रिक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए करते हैं दोस्तों। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा और दोस्तों रट के याद ही कर लीजिएगा। यदि आप नोट बनाते चलते हैं तो यह आपकी काफी अच्छी आदत है। यदि दोस्तों आपको नोट बनाने का समय नहीं मिल पा रहा है या किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, जहां से बिल्कुल फ्री में दोस्तों ये सारा कुछ पीडीएफ आप पा सकेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, जहां से दोस्तों आप ये सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकेंगे। तो चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है दोस्तों। तो समुद्र की गहराई को मापन के लिए दोस्तों हम लोग फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर में दोस्तों। अगले नंबर में पूछा गया है एनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनोमीटर का प्रयोग दोस्तों हवा की शक्ति तथा गति के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हवा की शक्ति एवं गति के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो एनोमीटर यंत्र का दोस्तों। किस यंत्र का, एनोमीटर यंत्र, आप इसे भी याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर में है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता के मापन के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता के मापन के लिए दोस्तों हाइड्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले नंबर में आप देख सकते हैं दोस्तों, अगले नंबर में आपसे पूछा जा रहा है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों। तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग जो किया जाता है भूकंप मापी यंत्र के रूप में किया जाता है। और दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। अब दोनों ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, अब दोनों ही प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं भूकंप मापी यंत्र के रूप में, और रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं दोस्तों भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए। आगे आप देख सकते हैं कि ऑडियोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापन के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गाड़ियों की दूरी का पता लगाने के लिए दोस्तों किस यंत्र का मापन किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑडियोमीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर में आपसे पूछा गया दोस्तों क्या है कि क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो दोस्तों पौधों की वृद्धि के मापन के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र द्वारा दोस्तों पौधों की वृद्धि का पता लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद अगले नंबर में आपसे पूछा गया है टेकोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो आपको बता दें टेकोमीटर का प्रयोग दोस्तों वायुयान की गति के मापन के लिए किया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अंतिम नंबर प्रश्न आपके यंत्र प्रमुख उपकरणों से है, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और दोस्तों ऐसे प्रश्न
और यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों आपको बता दें, रक्त के दाब के मापन के लिए दोस्तों हम लोग सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए हम लोग सिस्मोमैग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सभी चीज़ आपको कंफर्म हो गया होगा, अच्छे से याद भी कर लेंगे दोस्तों आप इसे, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई भी डाउट्स यदि आपको बचता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर टॉपिक पे। और दोस्तों अगले नंबर टॉपिक की शुरुआत हम लोग प्रश्न के साथ करने वाले हैं, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों। तो आपको बता दें 37 डिग्री दोस्तों, 37 डिग्री या फ़ारेनहाइट में यदि बोला जाए, इसे तब्दील किया जाए तो 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। दोस्तों मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। यदि आपको फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो 98 डिग्री 4 होता है। आप दोनों ही तरीके से याद रखेंगे मानव शरीर का तापमान। एग्जाम के लिए दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इनसे संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, और दोस्तों जनरल कंपटीशन करने वाले छात्रों को तो ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया है वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या जो होती है 206 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या पूछा गया है उसके बाद, तो 28 होती है दोस्तों। हमारे खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इनकी संख्या 33 अर्थात 33 होती है, आप इसे याद रखेंगे। पसलियों की संख्या दोस्तों, तो दोस्तों पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 होती है दोस्तों। उसके बाद अगले नंबर में आप देख सकते हैं तो गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। उसके बाद दोस्तों 7वां नंबर में आपसे पूछा गया है लाल रक्त कणिकाओं की आयु दोस्तों कितनी होती है। तो आपको बता दें 120 दिन इनकी आयु होती है, इनकी आयु सीमा होती है दोस्तों। लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी दोस्तों, रेड ब्लड कार्पल्स, इसकी जो जीवन काल होता है दोस्तों 120 दिनों का होता है। उसके बाद श्वेत रक्त कणिका अर्थात डब्ल्यूबीसी की दोस्तों जीवन काल पूछ लिया गया है, आयु पूछ लिया गया है। तो दोस्तों इनका आयु मात्र 1 से 3 दिन के बीच ही रहता है दोस्तों। 1 से 3 दिन इनके वायु सीमा हो जाएंगे। उसके बाद 9वें नंबर में आपसे पूछा गया है 9वां नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर में दोस्तों श्वसन गति कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें 16 बार प्रति मिनट। हम जो दोस्तों आम आदमी जो सांस लेता है दोस्तों एक बार, वो 16 बार दोस्तों प्रति 1 मिनट में 16 बार होता है। एक सामान्य व्यक्ति जो सांस लेता है तो दोस्तों 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। तो दोस्तों श्वसन की गति पूछ लिया जाए तो 16 बार आप प्रति मिनट याद रखेंगे। उसके बाद 10वां नंबर में आपसे पूछा गया है कि हृदय की गति कितनी होती है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में दोस्तों हमारे हृदय की गति जो होती है 72 बार होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पर। आशा करते हैं कि सभी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यदि कहीं पर भी कोई डाउट्स है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ के जरूर क्लियर कीजिएगा। हम चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है दंत सूत्र, दोस्तों दांत का सूत्र है उसे क्या है दोस्तों? 2:1:2:3 दोस्तों। क्या पूछा गया है कि दांत का सूत्र दोस्तों, तो 2:1:2:3 दांत का सूत्र होता है। और दोस्तों हमारे शरीर में रक्तदाब अर्थात ब्लड प्रेशर कितना रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रक्तदाब जो हमारा शरीर में रहता है दोस्तों वो 120 बाई दोस्तों 80 mmHg रहता है। दोस्तों ब्लड प्रेशर कितना रहता है दोस्तों? तो 120/80। आप इसे याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो दोस्तों प्रश्न आप याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक मनुष्य में सामान्यतः मस्तिष्क का भार दोस्तों कितना होता है। तो एवरेज माना गया है दोस्तों 1380 ग्राम। 1380 ग्राम दोस्तों एक मनुष्य में, सामान्य मनुष्य में दोस्तों मस्तिष्क का भार होता है। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है महिलाओं के मस्तिष्क का भार दोस्तों इनसे थोड़ा कम होता है, 1250 ग्राम। 1250 ग्राम दोस्तों महिलाओं में मस्तिष्क का वजन होता है। उसके बाद दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्नों को आप इग्नोर ना करते हुए याद कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, बार बार कहा जा रहा है आपसे, वहाँ पे दोस्तों पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको ठीक ठाक लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि अगला वीडियो इसी तरह आपके लिए बना सके। और दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है गुणसूत्रों की संख्या 15वां नंबर में। तो आपको बता दें कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, अर्थात 46 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 23 जोड़ी अर्थात 46। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर में। 16वां नंबर में आपसे पूछा गया दोस्तों जीन्स की संख्या कितनी होती है, जिसे दोस्तों आनुवंशिकता का इकाई कहते हैं जीन्स दोस्तों। जीन्स की संख्या जो होती है दोस्तों 97 अरब होती है। कितने अरब दोस्तों? 97 अरब होती है। उसके बाद 17वां नंबर में आपसे पूछा गया है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 22 होती है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या दोस्तों 22 होती है। 18वें नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हमारे शरीर में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 24 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिसमें कि आयरन भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों फॉस्फोरस भी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाए जाते हैं घुटनों में, दांतों में। ठीक है दोस्तों। 19वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है चेहरे की अस्थि, चेहरे में दोस्तों अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दें इनकी संख्या 14 होती है, अर्थात 14 होती है। 20वां नंबर में आपसे पूछा गया दोस्तों छोटी आंत की जो लंबाई होती है कितनी होती है। तो आपको बता दें 22 फीट। दोस्तों हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दोस्तों लंबाई होती है वह 22 फीट होता है। उसके बाद 21वां नंबर में आपसे पूछा गया हथेली की अस्थियां कितनी होती है दोस्तों। हमारे हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो यह भी आपका 14 होता है। जैसे कि
जैसे कि दोस्तों हमारे फेस में होता है उसी प्रकार हमारे हथेली पे भी उसी प्रकार हमारे हथेली पर भी होता है। उसके बाद 22वां नंबर में आपसे पूछा गया है पंजे की अस्थियां कितनी होती है, तो दोस्तों हमारे पंजे में अस्थियों की संख्या 5 होती है। 23वां नंबर में आप देख सकते हैं शरीर में पानी की मात्रा दोस्तों तो 22 लीटर होती है। हमारे शरीर में दोस्तों 65 से 70% पानी होता है, 65 से 70% दोस्तों पानी होता है। और लीटर में बात करें तो दोस्तों 22 लीटर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड है और कई बार पूछा गया है। उसके बाद 24वां नंबर में आपसे पूछा गया है हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है। 0.8 सेकंड में दोस्तों हमारा हृदय की जो धड़कन के बीच में समय रहता है दोस्तों 0.8 रहता है। 0.8 क्या दोस्तों सेकंड, 0.8 सेकंड रहता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद 25वां नंबर में आपसे पूछा गया है तो एक सांस में खींची गई वायु कितनी होती है, 500 mm, आप इसे याद रखेंगे। एक सांस में दोस्तों हम लोग वायु जो खींचते हैं 500 mm खींचते हैं, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर में। अगला नंबर में प्रश्न संख्या 26 है आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है सुनने की क्षमता कितनी होती है। तो आपको बता दें दोस्तों 20 डेसिमल से 220 डेसिमल, 20 डेसिमल से दोस्तों 220 डेसिमल हमारे कान की सुनने की सामान्य क्षमता होती है। उस पर चलते हैं अगले नंबर में दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है कि हमारे शरीर में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं दोस्तों। बता दें दोस्तों कि वे 4 प्रकार से दांत कौन कौन से होते हैं। किरदंत होते हैं दोस्तों, किरदंत होते हैं, रदनक होते हैं, मोलर होते हैं दोस्तों, प्रीमोलर अर्थात दोस्तों चौवर्णक होते हैं और अग्रचौवर्णक होते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। 28वां नंबर में आपसे पूछा गया है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों 20 होती है, जिसको हम लोग मिल्की टूथ के नाम से जानते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद 29वां नंबर में आपसे पूछा गया दोस्तों हमारे मुंह में दोस्तों उम्र हो जाने पर एक उम्र के बाद दोस्तों अकल के दांत भी निकलने लगते हैं। तो दोस्तों आपसे उम्र पूछी गई है, तो आपको बता दें 17 वर्ष से 25 वर्ष के मध्य में दोस्तों हमारे मुंह में दोस्तों अक्ल के दांत निकलने आरंभ होते हैं, 17 वर्ष से दोस्तों 25 वर्ष के मध्य में, तो आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद 30वां नंबर में आपसे पूछा गया है रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों हाइड्रोजन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोस्तों पीएच का वैल्यू जो होता है दोस्तों वो दर्शाता है हाइड्रोजन की मात्रा को। तो हमारे शरीर में दोस्तों रक्त की पीएच मान होती है 7.4। पीएच मान हम लोग आगे भी देख चुके हैं, तो आप यहाँ पे भी देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 31 नंबर में आपसे पूछा गया है हृदय का भार दोस्तों कितना होता है। तो दोस्तों 300 ग्राम हमारा जो हृदय होता है दोस्तों 300 ग्राम का होता है। कितने ग्राम दोस्तों, 300 ग्राम, आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 32वां नंबर में आपसे पूछा गया है महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है। तो दोस्तों 50 ग्राम कम होता है इनका, और तो दोस्तों 250 ग्राम आप याद रखिएगा, अर्थात 250 ग्राम महिलाओं के हृदय का भार दोस्तों 250 ग्राम होता है। उसके बाद 33वां नंबर में आपसे पूछा गया है 33वां नंबर दोस्तों रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना होता है। तो आपको बता दें 22 सेकेंड, 22 सेकेंड, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों इनसे संबंधित आज के अंतिम नंबर प्रश्न को देखेंगे। शरीर 34वां नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों आपको बता दें 5 से 6 लीटर होता है। यदि कुल शरीर के वजन का बोला जाए तो दोस्तों 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, हमारे शरीर के वजन का 7%। हमारे शरीर में दोस्तों रक्त की मात्रा हमारे शरीर के कुल वजन का 7% होता है। 35वां नंबर के रूप में आपसे पूछा गया है दोस्तों शरीर में पानी की मात्रा 65 से 70% तक होती है, आप इसे याद रखेंगे। यदि लीटर में पूछा जाए तो दोस्तों 22 लीटर। तो आशा करते हैं दोस्तों इससे संबंधित सभी प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे। उसके बाद चलते हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में। आज का दोस्तों यह टॉपिक आपके लिए अंतिम टॉपिक रहने वाला है। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो कुछ समय में इसे भी देख लेते हैं। आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों बायोलॉजी के जन्मदाता किसे कहा जाता है, अर्थात जीव विज्ञान के दोस्तों जन्मदाता किसे कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें मूंगफली एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिसका फल भूमि के नीचे होता है। तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर में आपसे पूछा गया है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। उसके बाद अगला नंबर में है आपका पत्तियों का हरा रंग किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो क्लोरोफिल। तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात हरित लवक। दोस्तों हिंदी में से क्या बोलेंगे, हरित लवक, वो क्लोरोप्लास्ट, आप इसे याद रखेंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला नंबर में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है। तो नागपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला नंबर है भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो आपको बता दें भूरी क्रांति का संबंध दोस्तों उर्वरक उत्पादन से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर पे मादा पशुओं के बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन दोस्तों अधिक सक्रिय होता है। तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों आप याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी कहलाती है। तो दोस्तों भारत का आंध्र प्रदेश, भारत का राज्य आंध्र प्रदेश दोस्तों एशिया की अंडे की टोकरी कहलाती है। आंध्र प्रदेश को दोस्तों अंडे की टोकरी कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो बरेली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आज का अंतिम नंबर प्रश्न है दोस्तों लाल क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको बता दें मांस के उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध दोस्तों मांस के उत्पादन से है। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है, आप इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि दोस्तों आपको जवाब नहीं पता तो कमेंट करके प्रश्न जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको आंसर बता सके दोस्तों रिप्लाई के माध्यम से। तो दोस्तों आशा
आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये पीडीएफ में दोस्तों आपको सभी लिंक दिए जाते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।